हेलो दोस्तों, मैं अरविंद आप सभी लोग का स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, यदि मैं बात करूं आज के इस लेक्चर्स की, तो मैं आज के इस लेक्चर में आपसे बात करने वाला हूं फिजिक्स का नेक्स्ट लेक्चर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग फिजिक्स के अंदर बात कर रहे हैं। फिजिक्स के अंदर हम लोगों ने इसके पहले आपको 3 या 4 लेक्चर डिलीवर कर रखे हैं, जिसमें हम लोगों ने स्टार्टिंग के कुछ हिस्से पढ़ रखे हैं। और आज के इस लेक्चर के अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, और इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं कि किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, फिर उसकी निरक्षीय स्थिति क्या होती है, अच्छी स्थिति क्या होती है, और बलयुग्म आघूर्ण क्या होता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर। ठीक है, तो दोस्तों, यदि आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करें तो सबसे पहली बात हम लोग के पास जो आज के इस लेक्चर में है वो ये है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं। देखो भाई, यदि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात की जाए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, क्या मतलब है सर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। ठीक है, कुछ ऐसे ही समझो जैसे कि आप किसी फील्ड में खड़े हो, ठीक है, या ऐसे समझो, गलती से ऐसा हो ना कभी, लेकिन फिर भी मान लो कि इन द केस कभी गलती से आपको करंट मारे, ठीक है, आपको करंट लगे गलती से, तो करंट लगेगा तो करंट तो लग ही गया, लेकिन कोई और आपके साथ है उसको भी करंट लग गया। अब वो कहे दोनों को करंट तो लगा है, लेकिन कंडीशन ये है कि दोनों में से करंट की इंटेंसिटी किसकी ज्यादा थी, किस पर वो करंट का प्रभाव ज्यादा था, ठीक है, तो वो उसका इंटेंसिटी कहलाता है, वो उसकी तीव्रता कहलाती है। ठीक वैसे ही समझ लो, जैसे मान लो एक व्यक्ति को भूख लगा है और दूसरे व्यक्ति को भी भूख लगा है। दो व्यक्ति भूख से बहुत ही परेशान है, लेकिन एक व्यक्ति की भूख इतनी ज्यादा है कि वह यदि 12 रोटी खाएगा तभी उसकी भूख शांत होगी, और दूसरे व्यक्ति की यदि बात की जाए तो दूसरे व्यक्ति के लिए केवल और केवल 6 रोटी खाएगा तो उसकी भूख शांत हो जाएगी। यानी पहले व्यक्ति की जो इंटेंसिटी है, भूख की तीव्रता है, वो बहुत ज्यादा है, और दूसरे व्यक्ति की जो भूख की तीव्रता है वो कम है। क्लियर है, उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब इस अवस्था में हमारे पास जो टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कैसे फाइंड आउट करते हैं। यदि मान लो कि हमारे पास जो व्हाइट बोर्ड का ये एरिया है, ये बोर्ड का जो एरिया है वो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि कोई पॉइंट चार्ज है, ठीक है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि कोई पॉइंट चार्ज है, तो इस पॉइंट चार्ज पर, इस बिंदु आवेश पर, इस बिंदु आवेश पर जो Q नॉट है, क्योंकि धन परीक्षण आवेश हम Q नॉट लेते हैं, ठीक है, धन परीक्षण आवेश Q नॉट है, इस Q नॉट पर इस क्षेत्र के कारण जो बल आरोपित होगा, ठीक है, जो बल आरोपित होगा, जो बल का मान होगा, वह बल का मान ही उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाएगी। एक्चुअल परिभाषा क्या होती है भाई। यदि एक्चुअल परिभाषा की बात करें तो पहले समझो आप थोड़ा सा, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर, ये पहले मैंने बता रखा है कि मान लीजिए पूरा का पूरा वैद्युत क्षेत्र है, तो इस पूरे वैद्युत क्षेत्र में किसी भी बिंदु पर, ठीक है, पूरे वैद्युत क्षेत्र में किसी भी बिंदु पर रखे एकांक धन परीक्षण आवेश पर, किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे एकांक धन परीक्षण आवेश पर, एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा एकांक धन परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। के मान की निष्पत्ति को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, यानी E = F/Q नॉट। लिख देते हैं परिभाषा के फॉर्म में, पहले थोड़ा सा समझो। यदि परिभाषा के फॉर्म में थोड़ा सा लिखा जाए तो क्या लिखा जाएगा, इसको समझिए पहले ध्यान से। किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे एकांक धन परीक्षण आवेश
धन परीक्षण आवेश, धन परीक्षण आवेश, धन परीक्षण आवेश तथा उस पर लगने वाले बल, लगने वाले वैद्युत बल कह लीजिए या बल कह लीजिए, बल के मान की निष्पत्ति, की निष्पत्ति, निष्पत्ति वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है, तीव्रता कहलाती है। बात समझ में आ रही है बेटा? क्या बोला गया? किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे एकांक धन परीक्षण आवेश तथा उस पर लगने वाले बल के मान की निष्पत्ति को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यदि मान लो कि धन परीक्षण आवेश आपका Q0 है, कैसा है? Q0 है, और इस पर जो लगने वाला बल है वो F है, तो उस अवस्था में F तथा Q0 का जो डिवीजन वैल्यू होगा, ठीक है, निष्पत्ति, निष्पत्ति का मतलब यहां पे भाग देना है, ठीक है, निष्पत्ति का मतलब यहां पे क्या है? भाग देना है। तो E इज इक्वल टू एफ अपन Q0, यानी आप F में Q0 से जो भाग दोगे, भाग देने पर जो मैग्नीट्यूड आएगा इसका, जो इसका परिणाम आएगा, वही क्या कहलाएगा? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E से प्रदर्शित किया जाता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किससे प्रदर्शित किया जाता है? E से। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E से प्रदर्शित होती है। E बराबर होता है F बाई Q0, जिसका मात्रक क्या आता है? न्यूटन पर कूलाम। क्या मात्रक आता है? न्यूटन पर कूलाम, ठीक है। अब रही बात, थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखिएगा कि न्यूटन पर कूलाम ये इसका मात्रक होता है, लेकिन यहीं पे आपसे कोई पूछ दे कि इसकी बीमा क्या होती है, इसका डायमेंशन क्या होता है, ठीक है, तो यदि बल की बीमा की बात करें तो वो MLT-2 होती है, MLT-2 होती है, और Q की बीमा जो होती है वो AT होती है। जब आप इसे कैलकुलेट करते हो तो ये आएगा MLT-3 A-1, यानी ये आती है इसकी बीमा। क्लियर है भाई? बात समझ में आ रही है? यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बीमा क्या आती है? MLT-3 A-1। क्लियर है बेटा? बात समझ में आ रही है? इतने में कोई समस्या है किसी को? इतने में कोई समस्या है तो बताइए, ठीक है। यदि इतना क्लियर है तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए दो तीन बातें करते हैं, पहले समझो ध्यान से। यदि यहां से आगे बढ़ते हुए दो तीन बातें हम लोग करें तो पहली चीज ये कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होती है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज आपको पता है कि E इज इक्वल टू एफ बाई Q0 होती है, ठीक है। और यहां थोड़ा ध्यान से देखोगे तो ये एकांक धन परीक्षण आवेश है। कैसा है? एकांक है। यानी कुल मिलाजुला कहने का मतलब ये है कि जो F यानी जो बल का मान लगेगा वही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, जो F का मान होगा वही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो बल हम जो बल की बात कर रहे हैं, बल एक सदिश राशि है, आप सबको पता होगा। अब बात ये आती कि सर सदिश क्या होता है? सदिश राशि वह होती है जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा हो, ठीक है। परिमाण के साथ साथ क्या हो? दिशा हो। जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा होगी वह क्या कहलाती है? सदिश राशि। सदिश यानी वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। क्या कहलाएगी? वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अब ये जो वेक्टर क्वांटिटी है उसमें परिमाण के साथ साथ दिशा होगी। आप इस फार्मूले से परिमाण तो निकाल दोगे, क्या निकाल दोगे? परिमाण तो निकाल दोगे, लेकिन दिशा की बात करें तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होगी? तो सबसे पहली चीज समझो, आपको मैंने आवेश बता रखा था, ठीक है। तो सबसे पहली चीज, यदि बल की जो दिशा होगी, बल की जो दिशा होती है, बल की दिशा ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है, तीव्रता की दिशा होती है।
जनरली ये मान के चलते हैं कि धन परीक्षण आवेश है, यानी जो इसमें आवेश रखा जाएगा वो धनात्मक रखा जाएगा। ठीक है, यदि ये आवेश ऋणात्मक हो जाए, यदि ये आवेश ऋणात्मक हो जाए तो बल की दिशा कुछ भी हो, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होगी वो बल की दिशा के विपरीत हो जाती है। मतलब यदि बल का डायरेक्शन ये है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ये हो जाएगी। ठीक है, कब की कंडीशन है? जब आवेश ऋणात्मक होगा। यदि धनात्मक है तो उस अवस्था में बल की दिशा वही होगी जो आवेश की बल की दिशा जो होगी वही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी। लेकिन यदि आवेश विपरीत हो जाए, मतलब निगेटिव हो जाए, धनात्मक आवेश ना हो ऋणात्मक आवेश हो जाए, तो उस केस में बल की दिशा के विपरीत हो जाती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा। क्लियर है बेटा? इतनी बातें समझ में आ रही है? यदि इतनी बातें समझ में आ रही हैं तो अब यहां से कुछ बातें करते हैं थोड़ा सा आगे, और वो ये है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक वेक्टर क्वांटिटी है और बल भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो सदिश रूप में इसका निरूपण किया जाए, सदिश निरूपण, सदिश निरूपण, यदि इसका सदिश निरूपण किया जाए, ठीक है, तो इसका सदिश निरूपण इस प्रकार से हो पाता है F इज इक्वल टू, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ रखा है, E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू, तो F इज इक्वल टू आएगा E इंटू क्यू। ऐसे लिख लीजिए या कुछ किताबों में ऐसे लिखा जाता है, तो कोई मतलब नहीं है भाई, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो आप वेक्टर रूप में यानी सदिश रूप में आप इसको इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। आई बात समझ में? क्लियर है बेटा? यहां तक बात समझ में आ जाए। यदि बल की बात की जाए तो बल का मात्रक न्यूटन होता है और न्यूटन की जो बीमा होती है वह mlt-2 होगा, mlt-2 होगा। ठीक है, mlt-2 होगा और मात्रक क्या होगा? न्यूटन। ठीक है, किसकी? बल की। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें तो न्यूटन पर कूलाम होगा, न्यूटन पर कूलाम होगा। और इसकी यदि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बीमा पूछी जाए आपसे तो आप क्या बताओगे? mlt-3 और a-1, mlt-3 और a-1। क्लियर है बेटा? बोलो। यहां तक में कोई डाउट है तो जल्दी जल्दी बता दो, नहीं डाउट है तो आगे की ओर बढ़ते हैं और अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। यदि अगले टॉपिक की बात करें, अगले बिंदु की बात करें, तो पहले आप समझो थोड़ी सी बातें कि अगला बिंदु जो हमारे पास ये है वो ये है कि यदि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई पॉइंट चार्ज रखा हो, कोई बिंदु आवेश रखा हो, तो वह बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, उसको निकालने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोग निकालने जो वाले हैं वो समझो पहले ध्यान से। आपने कूलाम्स लॉ पढ़ रखा था, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q इंटू क्यू नॉट अपान आर स्क्वायर। दो आवेश होते हैं ना, एक Q1 और Q2, Q1 के नाम पे Q है और Q2 के नाम पे Q नॉट है। तो F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q इंटू क्यू नॉट अपान आर स्क्वायर। यदि धन परीक्षण आवेश लिया जाए तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या आ जाएगी? F अपान क्यू नॉट। ठीक है, तो यदि F बराबर लिखा जाए तो क्या मिलेगा? E इंटू क्यू नॉट। इसे समीकरण नंबर 1 बना दो, इसे समीकरण नंबर 2 बना दो। समीकरण 1 भी F के बराबर है और समीकरण 2 भी F के बराबर है, तो समीकरण 1 और 2 को हल कर दिया जाए, यानी समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से क्या मिलेगा भैया? समीकरण 1 और 2 से हल करेंगे तो मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q इंटू क्यू नॉट, ठीक है, अपान आर स्क्वायर इक्वल टू E इंटू क्यू नॉट। क्यू नॉट से ये वाला क्यू नॉट कट जाएगा, हमें क्या मिलेगा फाइनली? हमें फाइनली मिल जाएगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान आर स्क्वायर। यानी एक आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो मिलती है वो ये मिलती है आपको। ठीक है, इसकी बात ही करने वाले हैं। ठीक है, अब कह दो कि इसकी बात करने वाले, कर तो लिया सर आपने, कर तो लिया। ठीक है, देखो आपको यहां कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे, कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छे समझ में आ जाएंगे, लेकिन समस्या यह है कि आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो वह है एक बोर्ड एग्जाम। अब बोर्ड एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन का जो नंबर मिलता है वह उसके रिटन फॉर्म पे मिलता है, मतलब आपने कितना लिखा, ठीक है, और किस तरीके से लिखा, उसका रिप्रेजेंटेशन कैसा है आपकी बोर्ड कॉपी पर, क्योंकि आप बताने के लिए तो रहोगे नहीं,
और आपका क्वेश्चन जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप होता तो बहुत आसान हो जाता, लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं है, तो आपके लिए समस्या क्या है? समस्या इस बात का है कि आप उसे कितना अच्छा से रिप्रेजेंट करते हो अपनी कॉपी पर, जिसके लिए आपको पूरा डायग्राम बना के आपको नोट डाउन करना पड़ेगा, यानी लिखना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? यदि बात समझ में आ रही है तो अब इस केस में इस बात को पूरा जो अभी हमने किया इसी बात को हम करेंगे, लेकिन रिप्रेजेंटेशन के साथ, ठीक है। यदि आप देखो, यदि आप हमारे साथ हमारे पेड कोर्स के साथ ज्वाइन करते हो तो पेड कोर्स में आपको पूरा का पूरा इसका हैंड रिटन नोट्स, एक पीपीटी का नोट्स ये तो मिलेगा ही मिलेगा, इसके साथ साथ हमारी कोचिंग के द्वारा हमारे द्वारा जो हैंड रिटन नोट्स तैयार किया जाता है पूरे सब्जेक्ट का, ठीक है, वो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है, यदि आप हमारे साथ ज्वाइन करते हो तो। यदि नहीं, आपको केवल हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएंगे। आपको डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दिया गया है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो आप 8960-264320 इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप कोर्स को परचेज कर सकते हो, या हैंड रिटन नोट चाहिए तो आप उसके लिए भी बात कर सकते हो, ठीक है। 8960-264320। क्लियर है? उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। तो आइए देखते हैं बेटा, ठीक है। सबसे पहली चीज समझो, सबसे पहली चीज यदि इसके रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो रिप्रेजेंटेशन इस प्रकार से है कि मतलब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट चार्ज है, मान लीजिए यहां पर है, जिसकी वैल्यू है Q0। कितनी है? Q0। इससे कुछ दूरी पर एक चार्ज रखा है जिसका नाम है Q। प्लस Q रख सकते हैं आप, प्लस Q रख दीजिए, या इसे भी प्लस Q0 रख दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये पॉइंट P है जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन क्या होगा? इधर की ओर, क्योंकि बल की दिशा भी इधर की ओर होगी, ठीक है। अब इस अवस्था में ये जो पॉइंट है इसका नाम रख दिया हमने P, और इसका नाम रख दिया O। इस पॉइंट O से P तक का जो डिस्टेंस है वो है R, ठीक है। क्या है? R। अब दो बिंदु आवेश आपको मिल गए, एक का नाम है Q और एक का नाम है Q0। यदि इनके बीच बल की बात की जाए तो बल की वैल्यू F इज इक्वल टू 1/4πε0 के Q इंटू Q0 अपान R², यही मिलेगा ना, समीकरण नंबर 1। और इस धन परीक्षण आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, जिसको आप लोगों ने पढ़ रखा है अभी, E इज इक्वल टू F अपान Q0। E इज इक्वल टू F अपान Q0, ये रहा समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक है, समीकरण 1 तथा 2 से क्या मिल जाएगा? 1/4πε0 के Q इंटू Q0 अपान R² इक्वल टू E इंटू Q0। Q0 से Q0 कैंसिल, आपको क्या मिलेगा? E इज इक्वल टू 1/4πε0 के Q अपान R²। मिल गया, ठीक है बेटा। मात्रक की बात कर ले तो न्यूटन पर कूलाम होगा, न्यूटन पर कूलाम होगा, ठीक है। आप देखो थोड़ा ध्यान से कि केवल ये डायग्राम था जिसको छोड़ के बाकी हम लोगों ने तो पूरा कर ही लिया था, लेकिन जब एग्जाम में आप ऐसे करके आ जाओगे तो आपको नंबर मिलेंगे आधे। मतलब कि यदि क्वेश्चन 2 नंबर का है तो आपको मिलेगा केवल 1 नंबर का। तो ऐसा क्यों सर? क्योंकि इस क्वेश्चन के बीच में आपने ये जो डायग्राम बना रखा है, इस पूरे चीज को आपको हिंदी में मेंशन करने हैं, ठीक है। आपको राइट डाउन करने हैं कि भाई आपने क्या क्या किया, जिसमें आप लिखोगे माना धन परीक्षण आवेश Q0 से R दूरी पर एक बिंदु आवेश Q है, जिसकी दिशा वही Q आवेश के कारण बिंदु Q0 आवेश पर लगने वाले बल की दिशा Q0 से बाहर की ओर है या दूर की ओर है। तो ये सारी चीजें मेंशन करनी पड़ती है, क्योंकि आप जो बोर्ड एग्जाम दे रहे हो उस बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि राइट डाउन नहीं करोगे, ये नोटेशन नहीं दिखाओगे तो आपके नंबर में इफेक्ट आएगा, ठीक है। वो नंबर कम होगा, बढ़ेगा तो कभी नहीं, लेकिन कम जरूर होगा। दूसरी चीज, इतना चीजों के साथ एक चीज और जान लीजिए, हालांकि मैंने बता रखा है फिर भी जान लीजिए। जहां K क्या है, K इक्वल टू 1 हो जाएगा यदि बात निर्वात की हो रही हो। बात किसकी हो रही हो? निर्वात या हवा की। यदि निर्वात या हवा की बात हो रही है तो K इक्वल टू 1 हो जाएगा। लेकिन यदि माध्यम में कुछ और हो, निर्वात या हवा ना हो, तो K की वैल्यू क्वेश्चन में आपको दी जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा, ठीक है। जब क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा तो उस केस में आपको वहां से ले लेना है।
दूसरी चीज ये 1/4πε0 के, अब के की वैल्यू तो 1 हो गई, तो 1 हो गई तो बचा क्या 1/4πε0। इस 1/4πε0 की जो वैल्यू होती है टोटल वह 9 × 10⁹ होती है, 9 × 10⁹ होती है। क्लियर है बेटा, यहां तक बात समझ में आ रही है? यहां तक में कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए, यहां तक में कोई परेशानी है तो कमेंट करके जरूर पूछिए, ठीक है। यदि यहां तक में कोई परेशानी है तो कमेंट करके पूछ लीजिए और बताइएगा जरूर। अब रही बात कि एक बात और याद रखिएगा कि यदि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, यदि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर बहुत ढेर सारे चार्ज हैं तो उस हर एक चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1, E2, E3, E4 ऐसे जनरेट होगा, ठीक है। तो अब उस केस में कोई पूछे आपसे, क्या पूछे भाई कि सर ये बता दीजिए कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, तो आपको कुछ ज्यादा नहीं करना है, आपको E1 फाइंड कर लेना है, E2 फाइंड कर लेना है, E3 फाइंड कर लेना है और जितने भी आवेश है उन सब के लिए E की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। अब उसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, उसी एक ही फील्ड में सबके सब है, तो उस केस में E की वैल्यू टोटल जो आएगी वह E1 + E2 + E3 डॉट डॉट आ जाएगी। आई बात समझ में बेटा, ठीक है। ये फार्मूला आपको मिल जाएगा, ठीक है, क्लियर है। मैं पहले ही बता दूं कि यदि आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए या पूरी तैयारी आपको प्रॉपर तरीके से करनी है तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर वो सारी क्लासेस आपको प्रॉपर तरीके से मिलेंगी, पूरा हैंड रिटन नोट्स के साथ। नोट्स तो मिलेंगे साथ में जो टीचर आपको पढ़ाएगा, जो टीचर के साथ आपकी जो क्लासेस होंगी, जैसे मैथ की क्लासेस, फिजिक्स की क्लासेस तो मेरे साथ ही होंगी, ठीक है। तो उस कंडीशंस में आपको वो सारी चीजें राइट डाउन कराई जाएगी जो आपको यहां पर स्किप की गई है, ठीक है। चलो यहां तक बात समझ में आ गई। यदि यहां तक बातें समझ में आ गई तो अब लोग आगे बात करेंगे, ठीक है। आगे बात करेंगे कि द्विध्रुव क्या होता है, डाइपोल मोमेंट किसे कहा जाता है, डाइपोल मोमेंट क्या होता है, ठीक है। सबसे पहली चीज डाइपोल मोमेंट, डाइपोल और मोमेंट, ठीक है। द्विध्रुव और द्विध्रुव आघूर्ण दो टॉपिक है ना, लोग कहते हैं एक ही टॉपिक है, नहीं, ये दोनों टॉपिक एक में मिलाकर पढ़ते हैं लेकिन है दोनों अलग अलग टॉपिक। एक का नाम है द्विध्रुव, द्विध्रुव, ठीक है। यदि द्विध्रुव की बात करें, डाइपोल की बात करें तो डाइपोल होता क्या है पहले समझो। जब दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश, लिख देते हैं हम, जब दो बराबर परंतु विपरीत दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो उनमें से एक आवेश तथा दोनों के बीच की दूरी, दोनों के मध्य की दूरी के गुणनफल को द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, ठीक है। जब दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो उनमें से एक आवेश तथा दोनों आवेशों के मध्य की दूरी के गुणनफल को द्विध्रुव आघूर्ण कहते
है। आइए इस बात को अगले पेज पे समझते हैं थोड़ा ध्यान से, ठीक है। जैसे माइनस क्यू आवेश तथा प्लस क्यू आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित है। ये अल्प दूरी जो है वो 2l है। इसका मध्य बिंदु O है। मध्य बिंदु से यहां माइनस क्यू तक की दूरी l है और प्लस क्यू आवेश तक की दूरी भी l है। ये दोनों बराबर है ना। तो इस अवस्था में इनमें से कोई एक आवेश q ले लीजिए और इनके बीच की दूरी 2l ले लीजिए। का गुणनफल द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है, जिसे हम P से प्रदर्शित करते हैं। अब चाहे तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू 2QL, P इज इक्वल टू 2QL, ठीक है। यदि यहां पर हम लोग थोड़ी सी ये बात करें कि P का मात्रक क्या होता है, P जिसे हम द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, डाइपोल मोमेंट कहते हैं, इसका मात्रक क्या होता है। यदि इसके मात्रक की बात की जाए तो इसका मात्रक जो होगा वह कूलाम मीटर होता है। क्या होता है? कूलाम मीटर, ठीक है। कूलाम मीटर है, ना कि चीफ मिनिस्टर है, ठीक है। इस बात का याद रखिएगा। पता चले कोई पूछे कि सीएम क्या होता है तो बता रखा है सर चीफ मिनिस्टर होता है। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। ये सीएम जो है वो कूलाम मीटर है, जो किसका मात्रक है? द्विध्रुव आघूर्ण का। यदि इसके बीमा की बात की जाए ना कि इसका डायमेंशन क्या होता है, तो उस केस में इसका जो डायमेंशन होता है P इज इक्वल टू 2 इंटू क्यू इंटू एल है। तो 2 का डायमेंशन होगा नहीं, Q का डायमेंशन होगा कूलाम, ठीक है। डायमेंशन यानी फॉर्म में लिखना चाहे तो 80 लिखेंगे और L का L होगा, तो यानी इसका डायमेंशन जो आएगा वो 80 और L। जब आप इसे फाइनल कैलकुलेट करेंगे तो जो फाइनल आंसर आएगा इसका वो आएगा TLA। क्या तो सर इस फॉर्म में क्यों लिख रहे हो आप? तो सबसे पहली चीज आपको पता होगा, डायमेंशन यदि आपने पढ़ा है तो MLT के फॉर्मेट में लिखा जाता है। किस फॉर्मेट में लिखा जाता है? MLT के फॉर्मेट में। और जब डायमेंशन MLT के फॉर्मेट में लिखा जाएगा तो M तो है नहीं, तो ठीक है, उल्टा हो गया, सॉरी, यहां पर इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्या लिखेंगे? LTA। अब यहां पे M तो है नहीं, लेकिन M के बाद क्या आता है? L, तो पहले L होना चाहिए, उसके बाद T, फिर उसके बाद जो भी आया वो रखेंगे। यानी इसका डायमेंशन क्या आएगा? LTA, ठीक है। क्या आएगा डायमेंशन इसका? LTA। उम्मीद है इतनी बात समझ में आ गई होगी। यदि इतनी बात समझ में आ गई तो एक छोटा सा न्यूमेरिकल इस पे लेते हैं और इसको लगाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। मान लीजिए एक 5 माइक्रोकूलाम का ऋण आवेश और एक प्लस 5 माइक्रोकूलाम का धन आवेश एक दूसरे से 10 नैनोमीटर की दूरी पर है, 10 नैनोमीटर की दूरी पर है, ठीक है। तो इस अरेंजमेंट का, ये जो व्यवस्था की गई है, उस व्यवस्था का डाइपोल मोमेंट क्या होगा? द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा? द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा? ठीक है, द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा ये आपसे पूछा जाए तो उस केस में आपको क्या जानना है कि इसका Q कितना है और इसका 2L कितना है। तो सबसे पहली चीज, द्विध्रुव आघूर्ण निकालने के लिए फार्मूला है P इज इक्वल टू 2Q इंटू एल। 2Q की वैल्यू कितनी है भाई? यदि Q की बात की जाए तो Q का मान है 5 माइक्रोकूलाम। माइक्रोकूलाम को पहले कूलाम में कन्वर्ट करेंगे, कैसे होगा? 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई करके, इनटू 2 तो हो गया, Q भी हो गया, अब L। तो सबसे पहली चीज समझो, या तो L आधा रखो या तो 2L की वैल्यू टोटल रख दो ना। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप यहां पर L की वैल्यू रखना चाहो तो 5 नैनोमीटर रखिएगा, नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दीजिएगा, 10⁻⁹, ठीक है। आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5 दूना 10 गुणे 5 यानी 50 गुणे 10 के पावर -15, 9 6 15। क्यों? क्योंकि आधार बराबर है तो पावर आपस में जुड़ जाएंगे, पावर आपस में क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। तो 50, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 गुणे 10 के पावर -14। मात्रक क्या होगा भाई? तो कूलाम मीटर। मात्रक क्या हो जाएगा? कूलाम मीटर। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी, उम्मीद है आपको ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी। यदि एक क्वेश्चन और देखा जाए इसी पर, एक क्वेश्चन की और बात की जाए तो देखो, थोड़ा ध्यान समझो। हमने यहां पर आवेश के नाम पे रखा 15 माइक्रोकूलाम, ठीक है। यदि एक 15 माइक्रोकूलाम है,
यानी तो सिंपल सी बात है, कोई सीन नहीं दिया तो प्लस में है। तो दूसरा क्या होगा, 15 माइक्रो कूलाम ही होगा, लेकिन कैसा होगा, माइनस में। दोनों के बीच की दूरी, दोनों के बीच की दूरी जो है ये हमने दे दिया आपको 1 फर्मी। कितना दे दी, 1 फर्मी, ठीक है, 1 फर्मी, ठीक है। अब इस केस में आपसे कहा जाए डाइपोल मोमेंट निकालिए, तो डाइपोल मोमेंट निकालने का मतलब है पी की वैल्यू बतानी है। यदि पी का मान आपको बताना है तो उस अवस्था में P इज इक्वल टू फार्मूला होता है Q इंटू 2L। तो Q की वैल्यू आपके पास है 15 माइक्रो कूलाम। 15 माइक्रो कूलाम को कूलाम में कन्वर्ट करेंगे 10 की पावर माइनस 6 से गुणा करके। ये जो 2L है आप अलग अलग मत करिएगा, 2L की टोटल वैल्यू 1 फर्मी दी है ना, आप रख दीजिएगा 10 की पावर माइनस 15। 1 फर्मी बराबर होता है 10 की पावर माइनस 15 मीटर। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 15 गुणे 10 की पावर माइनस 21, ठीक है, 15 गुणे 10 की पावर माइनस 21। लेकिन फिजिक्स क्वेश्चन है तो फिजिक्स के क्वेश्चन में इस बात का ध्यान रखना होता है कि जो फाइनल सोल्यूशन आप दोगे, फाइनल आंसर आप दोगे, वो फाइनल आंसर आप इस बात का ध्यान में रखते हुए दोगे कि फाइनल आंसर में 0.1 अंक पे होना चाहिए, ठीक है, 0 कहां होना चाहिए, 1 अंक पे। तो यहां पर 15 है, आप उसे 1 अंक उधर ले जाओ, तो क्या करना पड़ेगा, 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड करोगे तो गुणा भी करना पड़ेगा, तो डिवाइड करने पर 0 उधर चला जाएगा, गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा 1.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 20, ठीक है। क्या निकाल लो भाई, P, तो P की फाइनल वैल्यू कितनी आई, P की फाइनल वैल्यू कितनी आ गई, 1.5 गुणे 10 के पावर माइनस 20 कूलाम मीटर। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी बेटा, ठीक है, क्लियर है। यहां तक में कोई परेशानी है तो बता दो, यदि यहां तक में परेशानी नहीं है तो एक आध दो क्वेश्चन और करते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन किस पे करेंगे भाई, आपको एक फार्मूला पढ़ा रखा है E इज इक्वल टू एफ अपान क्यू नॉट, ठीक है, E इज इक्वल टू एफ अपान क्यू नॉट, क्यू नॉट कहिए या क्यू कहिए। अब इस फार्मूले को इस फार्मूले पे लगाना है। क्वेश्चन में मैं वर्ड नहीं दे रहा हूं, ठीक है, आपको शब्दों का चयन नहीं करा रहा हूं, मैं सीधे वैल्यू दूंगा और आपका काम होगा कि आप आंसर कमेंट करके बताओगे हमें, ठीक है। मैं आपको वैल्यू दूंगा, सोल्यूशन तो मैं हालांकि दूंगा, लेकिन आपका काम क्या होगा कि आप कमेंट करके हमें बताएंगे कि इस क्वेश्चन का सोल्यूशन ये आएगा, ओके। चलो, यदि आपको दे दिया जाए कि 2 बिंदु आवेश, ठीक है, 2 बिंदु आवेश इस तरीके से अरेंज्ड है, जिस पर Q की वैल्यू 1 का मान दे रहे हैं ना, क्योंकि Q नॉट है हमारे पास सीधे, तो Q की वैल्यू हम क्या दे रहे हैं, Q का मान है हमारे पास 10 कूलाम, और F का मान है हमारे पास 100 न्यूटन, 100 न्यूटन। तो आपसे E पूछा जाए तो E की वैल्यू कितनी आएगी, तो E बराबर होता है F अपान Q। F की वैल्यू कितनी है 100, Q की वैल्यू कितनी है 10, 1 0 से 1 0 कैंसिल करोगे क्या आएगा 10, मात्र क्या आएगा न्यूटन पर कूलाम, न्यूटन पर कूलाम। कितना आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। यदि शब्दों में इसको पिरो दिया जाए तो उस केस में थोड़ा क्वेश्चन कठिन हो जाता है, कठिन क्वेश्चन भी हम लेके आएंगे, ठीक है। पूरा का पूरा एनसीईआरटी आपको हम यूट्यूब पे सॉल्व कराने वाले हैं, हाँ ठीक है। लेकिन चैप्टर और कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए आपको तो देखना पड़ेगा थोड़ा सा। चलिए, बात समझ में आ गई इतनी, कोई दिक्कत, इतनी बातों में कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो, ठीक है। यदि इतने में कोई दिक्कत नहीं है तो सबसे पहली चीज, अब इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और इससे आगे बढ़ते हुए देखो, अब समझो पहले ध्यान से कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, लेकिन कैसे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो अभी तो निकाले हैं सर, लेकिन वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ड्यू टू डाइपोल, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल, मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण। अब समझो बेटा थोड़ा ध्यान से, यदि डाइपोल मोमेंट की बात हो रही है, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात हो रही है ड्यू टू डाइपोल, यानी वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात हो रही है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जिसका सिंबल ई होता है, जिसका सिंबल क्या होता है ई, हम ई की बात करने वाले हैं, ई को फाइंड आउट करने वाले हैं। लेकिन ई को फाइंड आउट करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे पहली चीज, यदि आप प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे PYQ, ठीक है, पूरा का पूरा 10 ईयर्स PYQ हम लोग सॉल्व कराएंगे। यदि आप
बैच को ज्वाइन करते हो, ठीक है। तो PYQ देखोगे 2023 की बात कर रहे हैं, बहुत पुराना नहीं, 2023 में देखोगे तो इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है कि अच्छी स्थिति में या फिर अनुदैर्ध्य स्थिति में, ठीक है, अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। कदो सर ये अच्छी स्थिति क्या होता है? अच्छी स्थिति की बात अभी हम लोग करेंगे, ठीक है। तो अब थोड़ा समझो ध्यान से कि ये अच्छी स्थिति की बात यदि हम लोग करें, ठीक है, देखो अब इस केस में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को फाइंड आउट करने के दो तरीके हैं। एक क्या है, दो तरीके से हम लोग निकालते हैं, एक अच्छी स्थिति, अच्छी स्थिति, अच्छी स्थिति, ठीक है। इसी को हम लोग एक और नाम देते हैं अनुदैर्ध्य स्थिति, ठीक है, सॉरी अनुप्रस्थ स्थिति, अनुप्रस्थ स्थिति, अनुप्रस्थ स्थिति, ठीक है। और दूसरा होता है निरक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति, ठीक है, निरक्षीय स्थिति, जिसे हम कहते हैं अनुदैर्ध्य स्थिति, अनुदैर्ध्य, ठीक है, अनुदैर्ध्य स्थिति, ठीक है बेटा। अनुदैर्ध्य स्थिति मतलब अच्छी स्थिति और निरक्षीय स्थिति, इन दो स्थितियों की बात करने वाले हैं। और इन दोनों स्थितियों में बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि आपको पूरा का पूरा नोट डाउन करना है, पूरी की पूरी चीजें लिखनी है, ठीक है, और उसके बाद इसको प्रूव करना है। अब यदि प्रूवडेशंस की बात कर लूं कि सर आता क्या है, तो अच्छी स्थिति में, अच्छी स्थिति में एक्स ऑन द एक्सिस की बात करें तो अच्छी स्थिति में, ठीक है बेटा, यदि अच्छी स्थिति की बात की जाए तो अच्छी स्थिति में ई की जो वैल्यू आती है, ठीक है, ई की वैल्यू आती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2p/r³, ठीक है, ये अच्छी स्थिति है। तो एक ये प्रूव करना है हम लोग को, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरा निरक्षीय स्थिति की बात कर लें, निरक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति, तो यदि निरक्षीय स्थिति की बात करें तो उसमें जो फार्मूला प्रूव होता है हमारे पास वह E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के p/r³ प्रूव्ड होता है, ठीक है। यानी हमें यह भी प्रूव्ड करना है और हमें यह भी प्रूव्ड करना है, अच्छी स्थिति और निरक्षीय स्थिति दोनों के लिए फार्मूले प्रूव्ड करने हैं। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। इसमें फिर एक टॉपिक और आता है, ठीक है, एक टॉपिक ये कि किसी भी बिंदु पर या किसी भी बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। ये तो दो बातें हो गई, अच्छी और निरक्षी, तो सर दोनों में ये दो बातें तो हो गई, तो ये तीसरा जो है उसमें और इसमें क्या अंतर है, तो जब उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे तो समझेंगे। तो उस केस में फार्मूला आता है E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के p रूट के अंदर 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1/r³, ठीक है बेटा, ये फार्मूला आता है। यानी E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1/r³। अब ये किस स्थिति में आता है, बाकी वो दोनों कैसे प्रूव्ड होते हैं, दोनों की वैल्यू सेम है या अलग अलग है, सर प्रूवडेशन कैसे होगा, ये सारी बातें हम लोग करेंगे, लेकिन आज नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे। और जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आपने वीडियो यहां तक देख रखा है तो इसका मतलब वीडियो अच्छा लग रहा होगा, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। इसके साथ साथ यदि आप हमारे साथ जुड़कर पूरे क्लास 12th, क्लास 10th, क्लास 11th और क्लास 9th यानी 9th, 10th, 11th, 12th चारों क्लास की तैयारी करना चाहते हो, चारों में से किसी क्लास की तैयारी करना चाहते हो, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप, हमारा ऐप जो अरविंदा A1 के नाम से है, अरविंदा A1 एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के नाम से है, वह आपको मिल जाएगा, उसका लिंक मिल जाएगा, उसे डाउनलोड कर लीजिए, डाउनलोड करके रजिस्टर्ड कर लीजिए और वहां पे आप क्लास 12th की क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, क्लास 10th की क्लास को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो वहां से ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ऐप डाउनलोड करने के बाद क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। प्रॉपर क्लासेस हैं, डेली क्लासेस है, डेली लाइव क्लासेस है, रिकॉर्डेड क्लासेस है, नोट्स है, PDF है, PYQ है और टेस्ट भी हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। टेस्ट दोनों प्रकार से हैं, पहले ध्यान समझिएगा। एक तो ऑब्जेक्टिव वाला टेस्ट तो है ही,
साथ में इसके साथ साथ बात करें तो सब्जेक्टिव टेस्ट भी आपके लिए वहां पर अवेलेबल है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।